हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष और हम आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ करके गए थे। आपको बोले थे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके तीन पार्ट्स हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है, क्योंकि वो आपको लगभग मोस्टली आप कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर करोगे तो उसमें वो चीज़ आपका कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका आ गया x इक्वल्स टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यूब है। ये क्या है? देखो, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का या किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये आपका एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और एक और सिस्टम होता है जिसमें हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आपको सीखना क्या है? आप सीख लीजिएगा अगर कि कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये हथियार आपके पास है तो प्रॉब्लम्स में फंसेंगे नहीं आप, वरना आप इसी में उलझ के रह जाएंगे कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम कार्टेशियन से पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, फिर आपको पैरामेट्रिक से कार्टेशियन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो एक फंक्शन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये रहा मेरा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम कहने का मतलब है इसमें जितने डायमेंशंस उतने वेरिएबल्स। क्या बोला? जितने डायमेंशंस उतने वेरिएबल्स। तो ये आपको तो दिख रहा है, ये तो 2 डायमेंशन में, यहां पे आपको दिख रहा है 2 डायमेंशन है, इसलिए यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं, x है और y है। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर देते हैं, जितने भी आपके जो मर्जी डायमेंशंस हो वो आपको एक वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2D है ना, तो इसमें सपोज एक्स वाई नहीं रहेगा, कोई और वेरिएबल t आ जाएगा या m आ जाएगा या p आ जाएगा, आपकी जो मर्जी। सबको आप किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में आप उसको कन्वर्ट कर देते हो। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में जितने डायमेंशंस रहेंगे उतने वेरिएबल्स रहेंगे। तो मुझे ये कन्वर्ट करना है, इस वाले कार्टेशियन सिस्टम वाले जो इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करना है मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि दिख के मुझे लग रहा है कि ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है। अगर ये एक लीनियर इक्वेशन है तब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सही है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू t। मैंने क्या किया, x को मान लिया कि ये और वेरिएबल x इज इक्वल टू t। तब f ऑफ t क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर 3t प्लस 5 है। समझ में आया? तो यहां से आपको x को लिख देंगे t और y हो गया मेरा क्या, 3t प्लस 5। तो ये हो गया मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म। ये था मेरा कार्टेशियन फॉर्म, ये है कार्टेशियन और ये है पैरामेट्रिक। ठीक है, तो पहला इक्वेशन कार्टेशियन, इसी का मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दे रहा हूं यहां पे, x इज इक्वल टू t और साथ में y इज इक्वल टू 3t प्लस 5। परफेक्ट, समझ में आया? दूसरा इक्वेशन देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। ये थोड़ा अलग टाइप का कोई इक्वेशन है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसी पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा चतुराई अपनाएंगे और इसको रिलेट करेंगे किसी एक ऐसे फंक्शन के साथ जो मिलता जुलता हो। तो मुझे दिख रहा है यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अगर आप दोनों साइड 16 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलेगा सर ये तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 है। ऐसा मिलता जुलता एक वेरिएबल वाला फंक्शन देखें कभी? ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो मान लेते हैं हम यहां पे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 है। अब इस दोनों को कंपेयर करिए और आप इस चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां पे आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर टी और कुछ नहीं, ये साइन ऑफ टी का होल स्क्वायर है।
कॉस स्क्वायर टी और कुछ नहीं, ये कॉस ऑफ टी का होल स्क्वायर है, बराबर है 1। तो अगर हम इसको भी होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख दें तब तो हम इक्वेट कर सकते हैं। तब इस चीज को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x/4 का होल स्क्वायर प्लस y/4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 1। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब लिखिए यहां से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा। अब बोलोगे सर x/4 इज इक्वल टू तो मेरा निकल गया sin t और y/4 जो है ये निकल गया हमारा cos t। तो यहां से मुझे पता चला x इज इक्वल टू 4 sin t, तो दूसरा इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 sin t और साथ ही साथ y इज इक्वल टू 4 cos t। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे 2 डायमेंशन में था ये वाला इक्वेशन, तो 2 वेरिएबल थे, इसको कन्वर्ट कर दिया सब एक वेरिएबल से, मतलब x और y को एक ही फॉर्म में एक ही वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी था मेरा 2 वेरिएबल में, इस दोनों को x और y को दोनों को हम किसी एक वेरिएबल t में रिप्रेजेंट करते रहे। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे सर x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यूब, ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। 3 डायमेंशन था x, y और z, उसको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये है आपका पैरामेट्रिक फॉर्मेट। समझ में? तो आई होप काफी अच्छे से आपको कार्टेशियन से पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप के इक्वेशंस आपके कार्टेशियन सिस्टम में रहेंगे, तो उसी हिसाब से हम अपना ये जो बेस इक्वेशन है ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बेस इक्वेशन एक्चुअली है क्या। यहाँ पे बेस इक्वेशन क्या डिसाइड किया मैंने, बस मैंने मान लिया कि x जो बराबर है t, x बराबर है t, तो बस क्योंकि एक सिंपल इक्वेशन था तो इसमें पुट करने से हो जा रहा था। लेकिन वैसा यहाँ पे तो वो चीज आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप x इज इक्वल टू टी मानोगे तो फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ प्लस माइनस रूट अंडर, वो उस तरह से आने लगेगा कुछ। और मैंने आपको सिखाया था सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो मिलेगा नहीं, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बाय डिफॉल्ट हम लोग कैलकुलस में सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही फंक्शन ट्रीट करते हैं, है ना। मल्टी वैल्यूड जो होता है उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलते हैं। क्रिटिकली, एनालिटिकली, माइक्रोस्कोपिकली कहाँ लेवल में जाकर के आपको हम अच्छे से समझा चुके हैं। खैर उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन को किस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो नोट करिए इसको। अब हम लोग सीखते हैं किसी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन को आप कार्टेशियन में कैसे सॉल्व कर देते हैं। इसका रूल होता है, रूल क्या है, एलिमिनेट। किसको एलिमिनेट करना है, जिसके टर्म्स में लिखा गया है उस चीज को आपको एलिमिनेट कर देना है। जैसे x को लिखा गया है साइन थीटा के टर्म्स में, y को लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप पहचान लीजिएगा यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे x को tan t के टर्म्स में, y को sin t के टर्म्स में, यहाँ पे आपको t को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे एलिमिनेट t। और इसमें यहाँ पे भी x को t के टर्म्स में, y को t के टर्म्स में, यहाँ पे भी आप एलिमिनेट करेंगे t को। समझ में आया? तो देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा है, मेरे को थीटा भगा देना है। मुझे दिख रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, तो ब्रह्मास्त्र यही पता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो उसका यूज ले लेंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखो साइन थीटा अगर x है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तो आप डायरेक्ट डाल लोगे x स्क्वायर। कॉस थीटा y होता है तो इसकी जगह पे आप लिख दोगे y स्क्वायर, ये बन जाएगा। 1 के बदले तो यहाँ पे 1 के बदले तो 1 उतरेगा। एलिमिनेट हो गया ना, पहले चेक करो कि क्या थीटा एलिमिनेट हो चुका है, हाँ हो गया, तो इसीलिए है हमारा आंसर। ये जो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म था ये कन्वर्ट हो गया आपके कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरा देखो, x इज इक्वल टू टेन टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी। अब आपको तो tan और sin में तो कुछ रिलेशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चतुराई हम करेंगे। क्या, मुझे पता है कि tan t को हम लिख सकते हैं sin t बाय cos t।
लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और यहां पे y को बोल दिया है sin t, तो क्या हम इसको tan t को लिखे हैं sin t बाई cos t, ठीक है। और sin t का मतलब है y, तो इसमें हम पुट कर दे रहे हैं y डिवाइडेड बाई cos t, ठीक है। और tan t बोला है x, तो tan t के बदले में हम लिख दे रहे हैं x। देखो किस तरह क्या रिलेशन लेके, आपको x और y के टर्म्स में चाहिए, cos वॉस आपको कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो आप ही लेकिन ये जानते हो कि साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t ये बराबर होता है 1। साइन दिया हुआ है आपको y, साइन t y दिया है, तो साइन स्क्वायर t क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो यहां पे लिखोगे आप y स्क्वायर। प्लस आपको कॉस स्क्वायर तो नहीं दिया, लेकिन आप कॉस तो यहां से लिख सकते हो। क्या क्या मिल गया रिलेशन, देखो यहां से कॉस टी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई कॉस टी, तो यहां से आप कॉस टी को क्या लिखोगे, कॉस टी आपको नजर आ रहा है कि ये और कुछ नहीं वाई बाय एक्स हो जाएगा, वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिख सकते हो यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या बेटर है आप इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आप लेके आओगे तो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये, और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको जिस भी फॉर्मेट में रखना है आप उसको रख सकते हो। यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर अगर आपको कॉमन चाहिए तो आप यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ले लेते हैं वाई स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट हो गया। या फिर यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन अगर लें, एक्स स्क्वायर अगर इससे कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो भी हो आपका ये फॉर्मेट, यही चीज़ है, बेटर है यहीं रखना सही है। ये बन गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये वाला चीज़ जो है ये कन्वर्ट हो चुका है आपका ये, तो ये हो गया आपका आंसर। थर्ड वाला देखिए, x इज इक्वल टू टी प्लस 3 और y इज इक्वल टू 2t प्लस 11। क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, तो मिल जाएगा मुझे x माइनस 3 और इसमें पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 11, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 11, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये बन गया आपका, इसमें x इज इक्वल टू टी प्लस 3 था और y इज इक्वल टू 2t प्लस 11 है, तो यहाँ से क्या किया मैंने, t इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लिखा, तो t को इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको t के जगह पे, तो ये मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 11, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसी चीज़ में आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू अगर मान लो t पुट करते हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t प्लस 5, ठीक है। तो ये बन गया इसका पैरामेट्रिक। अब इस चीज में अगर आप t के जगह t प्लस 3 पुट करोगे, इस चीज में आप t के जगह पे t प्लस 3 पुट करो, देखो ये वाला चीज मिलेगा, x इज इक्वल टू t प्लस 3 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2t प्लस 11 आ जाएगा। सेम चीज है ना, देख लो करके, यहां पे आप पुट करो y इज इक्वल टू, ये अगर मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू t प्लस 3, तो y क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स t प्लस 3 प्लस 5, सो 2t प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 मतलब 2t प्लस 11। तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ये फायदा होता है कि जैसे x इज इक्वल टू टी माना तो y इज इक्वल टू ये हो गया,
तो आप t का वैल्यू आप कुछ भी डालो, उस हिसाब से आपका y का वैल्यू चेंज करेगा। तो यही फंक्शन होता है, यही इसका बेनिफिट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको और काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है, तो t+3, ठीक है ना। t अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, t+3 कर दिया तो ये हो जाएगा, t-2 कर दिया तो यही बदल जाएगा। उस हिसाब से आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा के जगह पे कुछ और कर दूं तो आपका y कुछ और हो जाएगा, कॉस्ट यहाँ पे कुछ और कर दूं तो इधर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चीज़ बदलता है, इसीलिए हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x = t, y = t², z = t³। तो हम t का वैल्यू जैसे जैसे बदलेंगे हमारा x, y और z का वैल्यू बदल जाएगा। थीटा का वैल्यू आप जैसे जैसे बदलोगे x और y का वैल्यू बदलेगा। t का वैल्यू जैसे जैसे बदलोगे x और y का वैल्यू बदलेगा। इसमें भी t का वैल्यू जैसे जैसे बदलोगे आपका x और y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका, ये है, इसको नाम दिया गया है ट्विस्टेड क्यूब। ट्विस्टेड क्यूब ये एक स्पेशल टाइप का कर्व है, स्पेस कर्व, जो आपको स्पेस में कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, मतलब एक कर्व है जो ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे। आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेम जो होकर के आते हैं ना, तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में फ्रेम होकर आते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ट्विस्टेड क्यूब, ठीक है, ट्विस्टेड क्यूब। तो इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसी भी एक कर्व का। जो ये वाला कर्व है ना, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही स्टैंडर्ड आपके कुछ रिजल्ट्स आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है, पैरामेट्रिक से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन से पैरामेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग फाइनली इसमें एंटर करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला a = ये है और इवेलुएट करना है आपको लाइन इंटीग्रल। तो किसी भी लाइन इंटीग्रल प्रॉब्लम में ना, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि जो आपको सॉल्व करना है उसको आप गिवन वाले टर्म्स में कैसे लिख सकते हो। कहने का तात्पर्य है, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे बोला CA.dr, तो आपको सबसे पहले इमीडिएटली आपको a और dr पता कर लेना है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां से क्वेश्चन से हमको पता है a है 3x² + 6y, ये i कैप प्लस -14yz j कैप प्लस 20xz², ये है k कैप। ये वाला चीज मैंने कॉपी कर लिया। साथ ही साथ dr क्या है? पोजीशन वेक्टर का चेंज। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं r को? xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। तो यहां से आप dr निकालोगे तो क्या होगा? dxi कैप, dyj कैप, dz k कैप। इस दोनों में आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C, a लिखो। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यही कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि i j j k k 1 होता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 3x² + 6y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ, प्लस इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है dy के साथ, मतलब -14yz को मल्टीप्लाई करना है dy के साथ, और k मतलब 20xz², इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको dz के साथ में, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, या इसको आप टेम्पलेट बोल सकते हो। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहले में हम क्या करेंगे, मेथड 1 में, मेथड 1 जो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म रिलेशन दिया है उसको आप यहीं पे आप डाल देंगे। यहां से आपको x चाहिए, yx चाहिए, dx चाहिए, dy चाहिए, dz चाहिए। तो आप सब पैरामेट्रिक फॉर्मेट में जो दिया है सबको आप t के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे जैसे आपको दिया हुआ है x = t, y = t², z = t³। ये सब रिलेशंस आपको कहां फीड करना है? ब्रैकेट के अंदर वाले में। और dx, dy, dz कहां से मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट करो। तो dx हमको पता है ये dt मिलेगा, dy करेंगे तो ये 2t dt मिलेगा, और dz अगर करेंगे तो 3t² dt मिलेगा। आई होप इतना तो पता होगा। अब ये मत पूछना ये कहां से आया, कैलकुलस पढ़ो जाके।
करो यहाँ पे, लिख दो यहाँ इंटीग्रेशन 3 टी एक्स स्क्वायर करना है, मतलब 3t² होगा, 6y करना है, y t² हो जाएगा, तो 6t² लिखेंगे। dx के बदले क्या हो जाना चाहिए, dt, तो dt आ जाएगा, प्लस फिर अंदर में -14 है, y के जगह t² देना है, तो यहाँ पे t² दीजिए, z के जगह t³ देना है तो t³ दीजिए, और dy के जगह पे आपको 2t dt बैठाना है, तो यहाँ पे आप 2t dt बैठाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 20x के जगह पे आपको t देना है, फिर z के जगह पे आपको z² देना है, मतलब 3t³ का स्क्वायर मतलब 6, तो ये हो गया 6, और dz के जगह पे आपको 3t² dz देना है, 3t² dt देना है, ठीक है। अब सुनो, आपने यहां पे जो कुछ भी बैठाया है वो t के टर्म्स में बैठाया है, तो यहां पे जो लिमिट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, t का होना चाहिए। तो आप देखो यहां पे कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 0 0 से 1 1 1, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है तो t की वैल्यू कहां से जाएगी, 0 से 1। y की वैल्यू अगर 0 से 1 जा रही है तो t की वैल्यू कहां से जाएगी, 0 से 1। z की वैल्यू अगर 0 से 1 जा रही है तो t की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1। समझ में आया? तो तीनों आपको वही बोल रहा है कि 0 से 1 ही जाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे t = 0 से लेकर के 1। बस इसी को आप सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं कर दे रहा हूं एक, तो देखिए 9t² है ना, तो 9t² लिखेंगे dt, फिर यहां पे देखो 14 दूनी 28, तो -28 हो गया, t टू दी पावर 3 2 5 1 6, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको आप अलग रखिए dt, उसके बाद फिर प्लस 20 × 60, फिर t के पावर में कितना देना है, 6 1 7 2 9, तो यहां पे आप लिखेंगे 60⁹, और इसको भी करना है आपको dt। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे या फिर आप इंडिविजुअली सॉल्व करिए और इंडिविजुअली लिमिट्स पुट करते जाइए, या फिर एक बार सॉल्व करिए और लास्ट में लिमिट पुट करिए। तो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में लिमिट पुट करेंगे। तो ये कितना होगा बताओ, 9t³ माइनस 28t⁻7/7, फिर प्लस 60t⁻10/10, और इस पे आपको लिमिट डालना है 0 से लेके 1। काट डालो, 3 3 9 हो गया, 7 4 28 हो गया, 10 6 60 हो गया, तो 3t³ माइनस 4t⁻7 प्लस 6t⁻10, इसमें आपको लिमिट डालना है 0 से लेके 1। तो डालो 3 - 4 प्लस 6, ये हो गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट तो आपको 0 होने वाला है। तो 6 3 9 - 4 कितना हो गया, 5 - 0 मतलब 5, यह आ गया आपका आंसर 5। समझ में आया? ये था आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले में नहीं डालेंगे, हम लास्ट में डालेंगे, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने सॉल्व किया है उसके हिसाब से हम नहीं करेंगे, अलग से करेंगे। क्या बोला, इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन, ध्यान से दें सुनना, अभी रहने दो, कर्व सी रहने दो, लिमिट हम बाद में डालेंगे। आपको a.dr डालना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, सबको आप x और y और z के टर्म्स में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a आपने जो फाइंड किया है वो ये है, a जो आपने फाइंड किया वो ये चीज रहने दो, मतलब ये वाला चीज। तो लिखेंगे 3x² प्लस 6y, 3x² प्लस 6y i कैप प्लस -14yz j कैप, फिर प्लस 20xz² k कैप। ये है आपका a। डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको dr के साथ में, dr के साथ में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे पहले इसी में फाइंड कर लीजिए, डॉट करिए और लिखिए यहां पे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, हो गया। अब इस मेथड में हम लिमिट यहीं पे आप पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन
इसमें डाल दो लिमिट, कितना हो जाएगा 3t² है ना, तो x के बदले t, तो ये बन जाएगा 3t², फिर 6t², ये बन गया i कैप, प्लस -14t², और z के बदले t³, ये बन जाएगा j कैप, फिर प्लस 20t, और z के बदले लेंगे t⁶, ये बन जाएगा हमारा k कैप। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में आप क्या करेंगे जैसे ये लिखा x dx, तो dx के बदले लिखेंगे आप dt i कैप प्लस 2t dt j कैप, और dz के बदले आ जाएगा 3t² dt। ये हो गया दूसरा पार्ट। सेम चीज कर रहे हैं, बस तरीका अलग था। मैंने पहले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट किया, या आप अलग अलग कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने किया, अब ले लो डॉट प्रोडक्ट, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5। इसमें लिमिट डालोगे 0 से 1। एक ही चीज है, एक में आपने पहले में सब्स्टिट्यूट किया t को, एक में आपने आखिरी में सब्स्टिट्यूट किया t को, लेकिन प्रोसेस आपका सेम है। आई होप ये सब चीज समझ में आ गया कि पहला। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, सेम क्वेश्चन है लेकिन उसका पाथ बदल गया, कर्व का पाथ बदल गया। वो बोला कि द स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, मतलब 3 पार्ट में आपको जाना है। आपको स्टार्ट करना है इस पॉइंट से 0 0 0 पॉइंट से कहां तक जाना है 1 0 0 तक। इसके बाद फिर यहां से आपको ट्रेवल करना है 1 1 0 तक, फिर लास्ट तक पहुंचना है आपको 1 1 1 तक। इसमें चैलेंज क्या रहता है, आप तो इंटीग्रेशन कर दोगे, लेकिन लिमिट में चैलेंज रहता है। आपको ये पता करना है कि जैसे ये रहा आपका पाथ A, पाथ B और पाथ C, 3 अलग अलग पाथ्स हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ इस पॉइंट से, बेटर है आप ये ले लो, पॉइंट्स ले लो A, B, C और D। अगर आप A पॉइंट से B पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हो तो इसमें देखो क्या बदल रहा है आपका, X बदल रहा है क्या? हाँ, X तो चेंज हो रहा है, X चेंज हो रहा है, तो यहां पे लिखो X इज चेंजिंग। इस तरह से लिखना सही रहता है, ठीक है। अगर आप लिख देते हो ना तो आपको क्लैरिटी रहता है दिमाग में कि क्या हमको एक्चुअली पुट करना है। तो आपको दिख रहा है कि X चेंज कर रहा है, Y और जो Z है ये चेंज नहीं कर रहा। तो आप लिखोगे Y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कितना है, Y का वैल्यू लिख दो, कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, तो Y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और Z का वैल्यू है 0, कांस्टेंट का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। फिर देखो इस जब आप यहां से यहां जाते हो तो क्या हो रहा है, क्या x बदल रहा है क्या? नहीं, x नहीं बदल रहा। x का वैल्यू क्या है यहां इस पाथ पे, आप बोलोगे x इज इक्वल टू तो 1 है, लेकिन y चेंज कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 to 1। तो यहां पे बेटर है लिमिट लिख दो, x का वैल्यू लिखो 0 to 1, x का लिमिट लिख दिया हम 0 to 1, y क्या है 0, z क्या है 0, मतलब चेंज नहीं कर रहा। यहां पे देखो x 1 से 1 मतलब 1 पे फिक्स है, y कहां से कहां जा रहा है 0 से 1 जा रहा है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 to 1। फिर z के बारे में बताओ, z तो 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा, z इज इक्वल टू 0। फिर लास्ट वाले पाथ में क्या x बदल रहा है? नहीं, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू तो 1 पे फिक्स है। क्या y बदल रहा है? नहीं, आप बोलोगे y भी फिक्स्ड है 1 इज इक्वल टू, लेकिन z यहां पे बदल रहा है 0 से 1, तो 0 to 1। अब सुनो, ये चीज आप पहले कर लेना, तब आप इंटीग्रेशन में जाना, तब दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि x बदल रहा है तो क्या dx को 0 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो हमको पता है इस केस में dx जो है ये तो 0 नहीं होने वाला, क्योंकि चेंज तो आपका x का हो रहा है, लेकिन y और z कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। तो इसलिए आप बोलोगे ना यहाँ पे dy है 0 और dz भी है हमारा 0। वेरी गुड, यहाँ पे आ जाओ, x तो 1 पे फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं करेगा, तो आप लिखोगे dx इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा। फिर y तो वेरी कर रहा, तो y तो 0 नहीं हो सकता, z कांस्टेंट है तो z तो 0 हो जाएगा dz। यहाँ पे dx को हम कर देंगे 0, dy को भी कर देंगे 0, लेकिन यहाँ पे dz को 0 नहीं कर सकते क्योंकि z में चेंज हो रहा है।
इसका मतलब ये है, इस डायग्राम से या इस एनालिसिस से ये पता चल गया कि अगर हम a से b पे जा रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, b से c पे जा रहे हैं तो फिर आपको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, और अगर c से d जा रहे हैं तब आपको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। यही आपको इस चीज से पता करना था। दूसरी बात, आपको लिमिट्स भी पता करना था। तो पहले इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया 0 से 1 किसका, x का। दूसरा लिमिट हो गया 0 से 1 किसका, y का। तीसरा का लिमिट हो गया 0 से 1 किसका, z का। बस यही चीज तो चैलेंज रहता है। और इंटीग्रेशन में है क्या, कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे, a डॉट डी आर, एक्चुअली a डॉट डी आर का हमें हमेशा जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए हम लिख देते हैं। तो a डॉट डी आर आपको फाइंड करना है ना, तो पहले आप a को लिखो। a है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6y, ये था हमारा i कैप, ठीक, माइनस 14yz j कैप। एक काम करो, इसको प्लस रखो, माइनस ब्रैकेट में रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और प्लस 20xz स्क्वायर, और इसको करो k कैप, ठीक है। r आप जानते हो ये होता है xi कैप, yj कैप और zk कैप। तो यहां से अगर आप dr फाइंड करना चाहते हो तो आप बोलोगे ये dxi कैप है, dyj कैप है और dzk कैप है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए a डॉट डी आर का, तो आप बोलेगा सर दिस इंटू दिस होना चाहिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 6y, ये हो गया हमारा dx, प्लस माइनस 14yz, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको dy के साथ में, प्लस 20xz स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें dz के साथ में। ये हमारा a डॉट डी आर निकल चुका है। जब आपको इंटीग्रेशन करना है ओवर द कर्व a डॉट डी आर, तो हमको तो ये दिख रहा है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कहां से कहां, a से b जाना है मुझे a डॉट डी आर का, प्लस b से c पे जाना है a डॉट डी आर के लिए, फिर प्लस c से d पे जाना है a डॉट डी आर के लिए। इसको नाम दिया मैंने इंटीग्रल 1, इसका नाम दिया मैंने इंटीग्रल 2, और इसका नाम दिया मैंने इंटीग्रल 3। अब मैं सेपरेटली तीनों अलग अलग कैलकुलेट करूंगा और फाइनली सबको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो I1 से निकालते हैं, मुझे ये जरूरत पड़ेगी a डॉट डी आर, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे नहीं कर रहा कुछ, मैं यहां पे निकाल रहा हूं। I1 निकालना है, I1 निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, 0 से 1 करना है। किसका लिमिट डालोगे, x इज इक्वल टू 0 से 1, x का लिमिट डालोगे। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले सेक्शन में आपका तो dy dz 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो इसको तो डिलीट मारो, इसको भी डिलीट मारो, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 6y, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में। कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्या मिलेगा आपको, x के रेस्पेक्ट में इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें देखो फिर से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। x का लिमिट आपको पुट करना है 0 से लेके 1, लेकिन इसमें आपका y का वैल्यू कितना पुट करना है, 0। तो ये भी तो गायब हो जाएगा मेरा। बचेगा क्या, फाइनली आपको बचेगा सिर्फ 3x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 3x क्यूब बाई 3, काट दो छाट दो, क्या बच गया, x क्यूब बच गया। तो x क्यूब में जब आप लिमिट पुट करोगे 0 से 1 तो क्या मिलेगा, ये तो हमको मिलेगा 1। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो हमको ये पता चल गया कि यहां पे जो I1 की वैल्यू आने वाली है ये है 1, ठीक है। अब इसी तरह से I2 निकालेंगे। I2 निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, y का करना है इंटीग्रेशन, मतलब y के रेस्पेक्ट में करना है 0 से 1। तो आप लिखोगे y का लिमिट डाल रहे हैं हम 0 से 1, इस पूरे चीज को। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि आपका dx 0 और dz 0 होना चाहिए। मतलब dx, इसको डिलीट मारो और इसको डिलीट मारो, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे माइनस 14yz, और इसका करना है हमको dz के रेस्पेक्ट में। लेकिन अंदर में तो यहां आपका क्या है, ये तो आपका z है, तो ये तो 0 हो गया। तो फाइनली आप बोलोगे सर ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भले ही हमको dz
सॉरी ये डी नहीं आई टू उठाना था ना, dy है, सॉरी हाँ, तो ये -14yz dy है, तो यहाँ पे तो dy नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है इसीलिए लिखे हैं, लेकिन आपका तो y तो चेंज करेगा नो डाउट, लेकिन आपका जो z है ना, ये गेम गड़बड़ कर दिया, ये जो z है ये बोल दे रहा है 0 सेकेंड वाले पार्ट में, तो इसलिए पूरा टर्म हो गया मेरा 0, तो यहां पे मैं लिख दूंगा I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह से I3 पे आओ, I3 निकालने के लिए इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है हमको, z के रेस्पेक्ट में 0 से 1, तो z इक्वल टू 0 से 1 जाना है, और इस केस में आपको dx और dy को 0 लेना पड़ेगा, मतलब ये डिलीट और ये डिलीट, बचेगा क्या 20x z स्क्वायर dz, लेकिन ठीक है 20 ये हो गया। अब यहां पे देखिए x का वैल्यू आपको तो 1 पुट करना है, z का वैल्यू आपको मतलब इंटीग्रेट करना है, और y तो है नहीं, तो आप इसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन लिखोगे, 20 कर दोगे, x के जगह पे 1 आ गया तो 20 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन करना है किसका, z स्क्वायर का, तो लिख देंगे z स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है dz के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां 0 से 1, तो ये क्या मिल गया 20 कर दो, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है z क्यूब बाई 3, 0 से 1 इसमें पुट करोगे तो फाइनली मिलेगा 20/3, तो I3 क्या आ गया हमारा 20 डिवाइडेड बाई 3, तो फाइनल आंसर क्या करोगे, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं I1 प्लस I2 प्लस I3 है, I1 मैंने निकाला 1, ये 0 और ये 20/3, तो इसको जब आप ऐड करेंगे एलसीएम लेकर के तो आ जाएगा ये 23/3, ये मिल गया है आपको आंसर। मैंने काफी आस्ते आस्ते प्रेम से काफी प्यार से आपको इस तरह से समझाया है, क्योंकि अगर आप इसका फंडामेंटल्स नहीं समझ पाएंगे, हड़बड़ करके निकल जाएंगे, तो सिंपल प्रॉब्लम्स तो बन जाएंगे आपसे तुक्का लगा करके, लेकिन वैसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, याद रखिएगा, आएंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में मास्टरी तभी हासिल की जा सकती है जब आपका फाउंडेशन और बेस पूरी तरह से क्लियर हो। तो इसीलिए मैंने ये करके ये करा, इसलिए मैं इतना स्लो क्यों कर दिया हूं लेक्चर का स्पीड, इसलिए कर दिया क्योंकि यहां से कॉम्प्लिकेशन जनरली स्टार्ट होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला रट के चले जाते हैं और क्वेश्चंस बनाने के लिए नहीं, वैसे नहीं जाना, आपको सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। जितना बाकी सारे टॉपिक्स आपके हैंडी हैं उतना ही हैंडी इसको बनाने के लिए यही एक तरीका है कि एक प्रॉब्लम को आप 1 घंटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अच्छे से समझो। समझ में आया? तो मैंने आपको एक सेक्शन दिखा दिया था प्रॉब्लम को कैसे, वो अलग टाइप का था। यहाँ पे कोई पैरामीट्रिक फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे बस आपको पता करना है एक्स और वाई और जेड का लिमिट्स, उस हिसाब से मैंने रिलेशंस निकालना सिखाया, और कैसे कैसे हम इंडिविजुअली पुट करते जाते हैं और अपना वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको अच्छे से सीखने में मिल गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखो, सेम क्वेश्चन में आपको एक बोल दिया कि इसको इंटीग्रेट करना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस टू दिस, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है पैरामेट्रिक मेथड से, जिसमें आप इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो हमको तो लिमिट दिखता हुआ, मतलब ये दिख रहा है कि 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, मतलब तीनों के इक्वेशन सेम होने वाले। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी और z इज इक्वल टू टी। ये हो गया मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया इस कर्व का। ये जो स्ट्रेट लाइन ये लिमिट का दिया हुआ है ना, ये बन गया है पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि आपका लिमिट सेम यूनिट से सेम ट्रैवल कर रहा है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा बात है तो हम फिर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और यहां से आप dx dy dz वगैरह सब चीज कैलकुलेट करके आपको इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। तो देखो, आपको ये इंटीग्रेशन आपको यहां से यहां करना था अलोंग दिस कर्व। ठीक है, ये तो आपको कर्व दिया है और ये आपको लिमिट दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होना कि क्या है हमारा, ये आपको इस कर्व के अलोंग जाना है। ठीक है, तो देखो मेथड 1 में ये पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी और z इज इक्वल टू टी पे जाना है। तो पुट करो ना, तो a क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा 3t स्क्वायर
प्लस 6t आई कैप, फिर प्लस माइनस 14t इंटू टी जे कैप, प्लस 20t इंटू टी स्क्वायर के कैप। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, a इज इक्वल टू ये 3t स्क्वायर प्लस 6t रहने दो आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14t स्क्वायर जे कैप, और इधर हो जाएगा 20t क्यूब के कैप। ये हो गया हमारा a। r वेक्टर क्या था, r था हमारा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो t के टर्म्स में क्या होगा, t आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस टी के कैप। तो डी आर क्या होगा, डी टी आई कैप डी टी जे कैप और डी टी के कैप। पुट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो आप इंटीग्रेशन निकालेंगे ए डॉट डी आर कर्व, इंटीग्रेशन लिमिट अभी नहीं डाल रहे हैं, पहले इसको देखिए डॉट प्रोडक्ट। ये आई आई जे जे के 1 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है डी टी के साथ में। तो क्या हो जाएगा, सब दिख रहा है आपको, सब डी टी डी टी डी टी है। तो हम एक काम करते हैं, सब एक साथ लिख देते हैं, लास्ट में डी टी कॉमन ले लेते हैं। तो 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस, प्लस रखो ना, प्लस 14t स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 14t स्क्वायर और फिर प्लस ऑफ 20t क्यूब। ठीक है, ये पूरे पे आप लगा दीजिए ब्रैकेट में, इधर कर दीजिए आप dt, इंटीग्रेट कर दो। और क्योंकि आपको लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, तो कॉमन से बात है कि 0 से 1 तक जाना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, एक बार में लिमिट डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3t क्यूब बाई 3 प्लस 6t स्क्वायर बाई 2 माइनस 14t क्यूब बाई 3 प्लस 20t4 बाई 4। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। कहीं कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या, हाँ ये क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब दिखा, ये 4 वाला पार्ट दिखा हमको, तो कुछ काट छाट देते हैं पहले। ये कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये आ जाएगा टी क्यूब माइनस 14 बाई 3t क्यूब, फिर प्लस 3t स्क्वायर और प्लस 5t टू द पावर ऑफ 4। इसको लोगे तो कितना होगा, 3 माइनस 14 मतलब माइनस 11। तो हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं 5t4 माइनस इसके लिए 11 बाई 3t क्यूब और प्लस 3t स्क्वायर। इस पे आपको लिमिट डालना है 0 से लेके 1। तो 5 माइनस 11 बाई 3 प्लस 3 कर दीजिए, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 माइनस 11 प्लस 3 तिया 9, कितना होगा 24। ये मिल जाएगा 24 माइनस 11 बाई 3। तो 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1, तो 13 बाई 3, और इधर माइनस 0 है तो वो तो है। तो इसका आंसर आ गया आपका फाइनली क्या, 13 बाई 3। इसको नोट करिए, समझ में आ गया ना, नोट करिए। एक क्वेश्चन, if phi is equal to 2xyz square, f is equal to xy I cap minus 2j cap, xy I cap minus z j cap है, प्लस x स्क्वायर k cap and c is the curve। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई कर्व दिया हुआ है इस तरह से, कहां से कहां तक जाना है आपको, t is equal to 0 से लेकर के t is equal to 1 तक जाना है, आपको t का लिमिट बता दिया है। इवेलुएट इंटीग्रेशन c फाई डी आर और ये वाला चीज इंटीग्रेशन f क्रॉस डी आर। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फाई तो एक स्केलर फंक्शन आपको पता है, सो आप इसको लिखोगे 2xy z स्क्वायर है। ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में ये चीज दिया हुआ है, तो इसको आप t में कन्वर्ट कर लो। 2 लिखो, x के जगह पे आप लिखोगे इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, y के जगह 2t हो जाएगा और z के जगह t क्यूब और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 2 दूनी 4, t के पावर में कितना हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ पे 2 1 3 हो गया और t हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इसको हो जाएगा 4t टू द पावर 6 प्लस 3 9। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4t टू द पावर ऑफ 9।
ये बन गया फाई। यहां से आप फाई और डी आर निकाल लीजिए। फाई और डी आर निकालेंगे तो क्या होगा, ये मिलेगा 4t9, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको डी आर के साथ में। डी आर क्या है, आर आप जानते हो, ये होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यहां से डी आर क्या निकलेगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहां से आप लिख सकते हो डी आर के जगह पे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अब t और dx को ऐसे तो नहीं कर सकते, इसको आप t के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से हम लिखते हैं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो dx क्या हो जाना चाहिए, ये बोलोगे सर ये 2t dt है। y इज इक्वल टू अगर 2t है तो dy क्या होना चाहिए 2 dt, और z अगर t क्यूब है तो dz क्या होना चाहिए 3t स्क्वायर dt। सब्सटीट्यूट करिए 4t9 और अंदर में आपका क्या आएगा, dx के बदले 2t dt, तो 2t dt आई कैप प्लस dy के बदले लिखेंगे 2t, यहां पे 2 dt j कैप, और dz के बदले लिखेंगे 3t स्क्वायर dt के कैप। ठीक है, तो ये रहा मेरा फाई और डी आर। कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। तब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आएगा 8t टू द पावर ऑफ 10 आई कैप प्लस 4 दूनी 8 और t टू द पावर ऑफ 9 जे कैप प्लस 4 तिया 12 t टू द पावर ऑफ 9 दो 11 के कैप। इसको आपको ये तो मिल गया आपको, इधर आ गया आपका dt। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आप लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन। लिमिट किसका पुट करना है, कहां से कहां तक, t का पुट करना है 0 से 1 तक। 0 से 1 तक लिमिट पुट करो, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा 8 कांस्टेंट t टू द पावर ऑफ 11 बाय 11 आई कैप प्लस 8t टू द पावर ऑफ 10 बाय 10 जे कैप, फिर प्लस 12t टू द पावर ऑफ 12 बाय 12 के कैप। ये t के रेस्पेक्ट में किया और लिमिट पुट किया कहां से कहां, 0 से लेके 1 तक। इसको डाल दो तो फाइनली आपको पता है कि हर t के जगह पे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको 8 बाय 11 आई कैप प्लस 8 बाय 10 जे कैप प्लस 12 12 कट जाएगा, ये बनेगा के कैप। तो ये बन गया है आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड वाला सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए इंटीग्रेशन f क्रॉस डी आर चाहिए। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप f क्रॉस डी आर निकाल ही लीजिए। आप जानते हो f क्या होता है, एक्स वाई आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। अब क्योंकि हम सब कुछ t के टर्म्स में कर रहे हैं तो इसको भी t के टर्म्स में लिखते हैं। तो x के जगह पे लिखेंगे t स्क्वायर, y के जगह पे लिखेंगे 2t आई कैप माइनस z के जगह पे t क्यूब जे कैप, और x के जगह पे t स्क्वायर, x स्क्वायर करना है तो t टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा k कैप। तो f इज इक्वल टू 2t टू द पावर ऑफ 3 आई कैप माइनस टी क्यूब जे कैप प्लस t4 के कैप। अभी ये वेक्टर के टर्म्स में, इसको आप इस तरह से रहने दीजिए, मत छेड़िए इसको। यहां पे आपको ये चीज फाइंड करना है dx dy dt, तो dr फाइंड करने के लिए आप जानते हो r क्या होता है, ये होता है, तो dr मतलब ये होता है, तो वो चीज मेरे को नहीं मिटाना चाहिए था। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से dx इज इक्वल टू 2t dt आएगा। y इज इक्वल टू 2t है तो dy 2 dt आएगा, और z है आपका t क्यूब, तो यहां से dz आ जाएगा 3t स्क्वायर dt। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो हम लिखते हैं यहां पे dr इज इक्वल टू dx के जगह पे 2t dt आई कैप, फिर प्लस 2 dt जे कैप
और dz के जगह पे आ जाएगा 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt k कैप। ये भी आपका आ चुका है आपका वेक्टर के टर्म्स में। और क्रॉस प्रोडक्ट आप तो निकालना जानते हैं, f क्रॉस dr, f क्रॉस dr अगर निकालना है तो मुझे डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, है कि नहीं। आई जे के लिखूंगा, आई जे के, फिर f वाला क्योंकि पहले f है तो इसलिए f का कोएफिशिएंट्स लिख डालो यहाँ पे। क्या होगा, 2t क्यूब हो जाएगा माइनस t क्यूब हो जाएगा और t टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। फिर इसका कोएफिशिएंट्स लिखना है तो 2t dt, सो 2t dt लिखो, फिर इधर 2 dt लिखना है और उसके बाद फिर लिखना है 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt, और ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे। सबका अभी कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। इसको जब फाइंड करेंगे तो मिलेगा आई कैप, डिटर्मिनेंट किसका, इसका, इसका है ना, तो माइनस टी क्यूब टी टू द पावर ऑफ 4 2 dt और 3t स्क्वायर dt, फिर माइनस जे कैप करना है किसका, इस वाले पोर्शन का, 2t क्यूब टी टू द पावर ऑफ 4 2t dt और 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt, और प्लस k कैप कर देना है किसका, इस वाले पोर्शन का, तो 2t क्यूब माइनस टी क्यूब 2t dt और 2 dt, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो आप f क्रॉस dr को लिख सकते हैं आई कैप, ब्रैकेट में डालिए दिस इंटू दिस, मतलब माइनस 3t टू द पावर ऑफ, माइनस 3t टू द पावर ऑफ 3 2 5, तो माइनस 3t टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, माइनस करिए तो 2t टू द पावर ऑफ 4 dt, 2t टू द पावर ऑफ 4 dt, ठीक है, 2t टू द पावर ऑफ 4 dt माइनस t 3 टू द पावर ऑफ 5, इधर भी आ जाएगा dt, इधर भी आ जाएगा dt, फिर माइनस j कैप, इसको मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 t टू द पावर ऑफ 5 dt माइनस 2t टू द पावर ऑफ 5, 2t टू द पावर ऑफ 5 dt और प्लस k कैप, 2 दूनी 4 4t क्यूब dt, 4t क्यूब dt, फिर माइनस 2t टू द पावर ऑफ 4 dt, ठीक है। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करिएगा, मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है मेरे से बार बार, तो मैं आंसर इसका लिख दे रहा हूं, आप लोग वेरीफाई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको आप इंटीग्रेशन करना है ना, यहां से पूरा आप इंटीग्रेट करोगे इस तरह से, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आंसर आएगा माइनस 9/10 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 7/5 के कैप। ये आपके बुक का आंसर है, तो अगर गलत भी हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये बुक रिस्पॉन्सिबल होगा, शॉम आउटलाइन, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये सही आंसर होगा अगर आपका ये आंसर मैच करेगा, 100% करेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया है, लाइन इंटीग्रल, ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स काफ़ी अच्छे से सिखाया था। लाइन इंटीग्रल मैंने 2 लेक्चर बनाए, पहला कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल्ड वे में आपको अच्छे से समझाया, फिर एक लेक्चर आज का जिसमें सिर्फ आप प्रॉब्लम्स एक ही प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम लिए उसी को सॉल्व किए, और आई होप काफ़ी अच्छे से आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल, उसका प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल्स और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपका ये वाला जो चैप्टर है पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। कैसा लग रहा है आपको लेक्चर? अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो देन डू कॉन्टैक्ट मी, आपका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया वहाँ, वही कॉल मत करना क्योंकि ऑब्वियसली कॉल मैंने स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, सिर्फ आपका व्हाट्सअप लगेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका, जाकर के लिंक ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप से। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।